हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्विक। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन? एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का मतलब है कृषि में इंपॉर्टेंट चेंजेस। जब आविष्कारों, खोजों या नई टेक्नोलॉजीज को लागू किया जाता है, यह रिवॉल्यूशंस प्रोडक्शन के तरीकों को बदलती है और प्रोडक्शन रेट को बढ़ाती है। इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले कुछ डिकेड्स में भारत सरकार ने इसमें ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट के लिए कई उपाय किए हैं। यह इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन भी है। भारत दुनिया में सबसे अधिक शुद्ध फसल वाला देश है। इसके बाद यूएसए और चाइना है। भारत में इंडिपेंडेंस तक केवल नकदी फसलों का प्रोडक्शन किया गया था। हमारे पास एक अंडर डेवलपमेंट सिंचाई सुविधा थी जिसमें कोई एडवांस टेक्निक्स नहीं थी। बार बार होने वाले अकाल और सूखे के कारण भारत को इंडिपेंडेंस के बाद लगातार भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। भारत को 1956 से 66 तक संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से अनाज इंपोर्ट करना पड़ा। 1965 से 66 तक खाद्यान्न आयात और सूखे की स्थिति पर अमेरिका द्वारा लगातार दबाव डालने से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को खाद्य आत्मनिर्भरता बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत की टॉप इकोनॉमिक प्रायोरिटी में उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और इंडियन जेनेसिस्ट एम.एस. स्वामीनाथन के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की। इससे भारतीय कृषि का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। अब तक कृषि क्षेत्र में कई क्रांतियां शुरू हुई है। आज हम बात करेंगे उन्हीं क्रांतियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। हरित क्रांति 1960 में पहली बार भारत में उच्च उपज वाली किस्म यानी HYV के बीज पेश किए गए। ये बीज सूखे और कीट रेसिस्टेंट थे। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं थी, इसलिए इसे सबसे पहले इन्हीं राज्यों में लॉन्च किया गया था। पहला ध्यान चावल और गेहूं की फसल पर था। कपास, जूट और तिलहन आदि जैसी चीजों को बाहर रखा गया। कृषि के सबसे उपेक्षित संसाधन सिंचाई सुविधा का विकास किया गया। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड वीड किलर्स में भी सुधार किया गया। कमर्शियल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर और ड्रिल एडवांस मशीनरी की शुरुआत की गई। हरित क्रांति ने भारत में कृषि को नई गति दी। पर हेक्टेयर उपज 1960 में 850 किलोग्राम से बढ़कर 1990 में 2281 किलोग्राम हो गई। नतीजा ये निकला कि भारत एक अधिशेष उत्पादक बन गया और अब किसान सब्सिस्टेंस खेती से कमर्शियल खेती की ओर शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे जैसे जैसे हरित क्रांति का विस्तार पूरे भारत में हुआ, यह कृषि क्षेत्र में दिग्गजों में से एक बन गया। अब बात करते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में। व्हाइट रिवॉल्यूशन गुजरात में अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी की सफलता की कहानी से प्रभावित थी, जो 1946 में बिचौलियों या स्थानीय व्यापार ग्रुप्स के खिलाफ विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, जो मिल्क फार्मर्स का शोषण करते थे। त्रिभुवन दास पटेल ने मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए एक कोऑपरेटिव काउंसिल बनाने का फैसला किया, जहां किसान सामूहिक रूप से अपनी कीमत तय करेंगे और सीधा डेयरी को बेचेंगे। यह नया कॉन्सेप्ट तुरंत हिट हुआ और भारत की व्हाइट रिवॉल्यूशन का मार्ग प्रशस्त किया। उस समय व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक के रूप में पहचाने जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन उनके साथ शामिल हो गए। गुजरात में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर मिल्क कलेक्शन का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। यह अभी भी देश में सबसे बड़े बिजनेस इनोवेशंस में से एक है। 1954 में पहली बार भैंस के दूध का पाउडर निर्माण किया गया। 1955 में कोऑपरेटिव का नाम अमूल रखा गया और यह अभी भी भारत में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना हुआ है। अमूल की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ने लाल बहादुर शास्त्री जी को इतना प्रभावित किया कि वे चाहते थे कि भारत के सभी राज्य अमूल की तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना करें। इस प्रकार 1965 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के अधीन डेयरी विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया, जो 1970 में 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में शुरू किया गया था। ब्लैक रेवोल्यूशन इसे भारत में पेट्रोलियम के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। 1975 में भारत ने बायोडीजल के प्रोडक्शन के लिए इथेनॉल और पेट्रोल के साथ प्रयोग करना शुरू किया। इथेनॉल गन्ने के रस और गुड़ से बनाया जाता था। फाइनली जनवरी 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया था और फिर 2006 में बायोडीजल की खरीद नीति की घोषणा की गई। गन्ने के लिए इथेनॉल की आवश्यकता ने किसानों के लिए इनकम का एक वैकल्पिक स्रोत खोल दिया। दोनों को मिलाने से एयर पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन में कमी आती है। इनफैक्ट नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 नॉन एडिबल ऑयल सीड इस्तेमाल किए गए। खाना पकाने के तेल और शॉर्ट गैस्टेशन फसल से बायोडीजल उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, जिसे बंजर भूमि पर भी आसानी से उगाया जा सकता है। अब बात करते हैं ग्रे रेवोल्यूशन की। ग्रे रेवोल्यूशन 1960 में शुरू हुई और 1970 में भारत में समाप्त हुई। यह फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में ग्रोथ से जुड़ा है।
अधिक उपज देने वाली बीजों की किस्मों की वृद्धि की सफलता के बाद इसने फसल ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर की क्वालिटी में सुधार करने का लक्ष्य रखा। इसने मूल रूप से भारत की हरित क्रांति की कमियों की भरपाई की। अब बात करते हैं येलो रेवोल्यूशन की, यानी पीली क्रांति की। कृषि में येलो रेवोल्यूशन 1986 से 1987 तक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में ग्रोथ को संदर्भित करती है। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, तिल, सूरजमुखी, अलसी और अरंडी जैसे कुल 9 तिलहनों का उद्देश्य तेल उत्पादन में वृद्धि करना था। हाइब्रिड सरसों और तिल के बीच के तेल के आरोपण ने रेवोल्यूशन को बढ़ावा दिया। पंजाब में सूरजमुखी की खेती में जबरदस्त वृद्धि ने किसानों के लिए नए अवसर पैदा किए। 90 के दशक की शुरुआत के दौरान एनुअल ऑयल सीड्स फसलों से 25 मिलियन टन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन का ऑल टाइम रिकॉर्ड प्राप्त किया गया था। अब बात करते हैं स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में। 1991 से 2003 के बीच की ड्यूरेशन को स्वर्ण क्रांति कहा जाता है। इन सालों के दौरान बागवानी क्षेत्र, शहद और फलों की प्रोडक्टिविटी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स और नई टेक्नोलॉजी ने इन क्षेत्रों को स्थायी आजीविका और न्यूट्रिशनल ऑप्शन बनाने में मदद की। प्रेजेंट में भारत आम, केला, नारियल आदि फलों के प्रोडक्शन में लीडर है। अब बात करते हैं ब्राउन रेवोल्यूशन के बारे में। यह रेवोल्यूशन विशाखापट्टनम के आदिवासी इलाकों में चल रही थी। इसका पर्पस डेवलप्ड कंट्रीज से कॉफ़ी की भारी मांग के लिए एसेंशियल सप्लाईज प्राप्त करना है। इसलिए यह पर्यावरण के अनुकूल कॉफ़ी के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित है। अब बात करते हैं गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन के बारे में। यह रेवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन के विकास के बारे में है। इसके रंग और हाई मॉनेटरी वैल्यू के कारण इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट का उपयोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान कपड़ा उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता था और अभी भी इसका उपयोग किया जा रहा है। अब यह कागज उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण कच्चे माल में से एक है। इसके अलावा जूट मिट्टी की बायोलॉजिकल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसकी शुरुआत तब हुई जब 1991 से 2003 तक स्वर्ण क्रांति हो रही थी। इस इंडस्ट्री में अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है। अब बात करते हैं प्रोटीन रेवोल्यूशन के बारे में। प्रोटीन रेवोल्यूशन की कल्पना पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में की थी और 2020 तक जारी रही। यह किसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित दूसरी हरित क्रांति थी। उतार चढ़ाव वाली परिस्थितियों का सामना करने वाले किसानों की सहायता के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्राइस स्टेबिलिटी फंड निर्धारित किया और नई तकनीकों, जल संरक्षण और जैविक खेती पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रदान करने के लिए इसके अलावा किसान टीवी चैनल भी लॉन्च किया। इसके अलावा सॉइल हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया गया, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए अलग से रखे गए, जबकि मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए 56 करोड़ रुपए ग्रांट किए गए। अब बात करते हैं राउंड रेवोल्यूशन यानी गोल क्रांति की। भारत सरकार ने यह रेवोल्यूशन प्रोडक्शन बढ़ाने और आलू की नई वैरायटी को बढ़ाने के लिए शुरू की थी। हालांकि यह 1965 में शुरू हुआ और 2005 तक जारी रहा। आलू की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांगों के कारण किसानों को अच्छा मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, जब मैकडोनल्ड को अपने फ्रेंच फ्राइज उत्पाद के लिए आलू की आवश्यकता थी तो उन्होंने गुजरात में किसानों को वैज्ञानिक खेती के बारे में एजुकेट किया। इससे पता चलता है कि आलू की नकदी फसल की दुनिया भर में भारी मांग है। आखिर में बात करेंगे रेड रेवोल्यूशन की। रेड रेवोल्यूशन भारत में टमाटर और मांस के प्रोडक्शन से संबंधित है। विशाल तिवारी जो इस रेवोल्यूशन के जनक थे, बीज की बेहतर क्वालिटी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन जैसे टेक्निकल चेंजेस ने 66% ग्रोथ को प्रेरित किया और परिणाम स्वरूप टमाटर और मांस की ग्रोथ में एवरेज 3.1% पर ईयर की वृद्धि हुई। इस रेवोल्यूशन ने 1980 से 2008 के बीच मेजर रिजल्ट दिए। सो गाइस, आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इंडिया में एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बारे में। ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियोस को। थैंक यू सो मच।